हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड और जितने भी उसके बाद अपकमिंग एग्ज़ाम हैं यूकेपीएससी के द्वारा, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, या फिर हम बंदी रक्षक की बात करें, एसआई, दरोगा की बात करें, तो ये सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड की रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है आपके डिफरेंट एग्जाम में। आप लोगों से पूछा जाता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्र में उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है, तो इसलिए आज हम इस क्वेश्चन का द एंड करने वाले हैं। यहाँ पर हम सभी रैंकिंग को, जो एसडीजी रैंकिंग है उत्तराखंड की विभिन्न क्षेत्रों में, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य के दोस्तों, जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, तो सतत विकास लक्ष्य को थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं। उसके बाद इसकी रैंकिंग किस प्रकार से जारी की जाती है, कौन जारी करता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। यहाँ पर से आप लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो आप लोग बने रहना अंत तक। और ज़रूर अगर आप लोगों को अच्छी लगती है क्लास तो शेयर करने की कोशिश करना लोगों तक, जिससे कि सभी लोगों को ये रैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाए। दोस्तों अगर हम सतत विकास की बात करेंगे तो डेवलपमेंट, विकास मतलब जैसे कि सड़क बनाना, ठीक है, नदियों पर बांध बनाना और बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाना, तो ये सभी क्या है, विकास है। और विकास की गति आज आप लोग देख ही रहे होंगे, अंधाधुंध बढ़ती जा रही है। चाहे हम बुलेट ट्रेन की बात करेंगे या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ों की हम बात करें, तो विकास अभी वर्तमान में अपनी प्रगति पर है और ये बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारी प्रकृति के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे जल, वायु, ठीक है, और हम बात करेंगे अगर प्राकृतिक गैसों की, तो ये क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनकी आने वाले समय में कमी हो सकती है ना। क्योंकि कोई चीज़ अगर है हमारी प्रकृति में, वो कभी ना कभी समाप्त तो होगी ज़रूर। तो इसलिए दोस्तों हम अपने विकास के साथ साथ हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें जिससे कि हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारी भावी पीढ़ियां हैं, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए प्राकृतिक संसाधनों को आसानी से उनको उपलब्धता हो, वो भी इन प्राकृतिक संसाधनों का सही से इस्तेमाल कर सके। इसके लिए हम इस तरीके से विकास करें जिससे कि हमारे पर्यावरण को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, और हम इसी को कह देते हैं सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आई होप आप लोगों को सतत विकास क्या होता है इसके बारे में पता चल गया होगा कि इस तरीके का विकास जिसमें हम आधुनिक विकास के साथ साथ अपने प्राकृतिक पर्यावरण का भी विकास करते हैं, और आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए हम प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करते हैं। तो आप लोग आज देखते होंगे कि मोदी जी के द्वारा जो सिलेंडर गैस है जो कि फ्री में बांटी जा रही है, तो ये भी इसका एक पार्ट है। जैसे कि हम बात करेंगे, पहले क्या होता था, जंगलों से लकड़ियां काट के चूल्हे में आग जलाई जाती थी, तब खाना बनाया जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक संसाधन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जंगलों का कटान हो रहा है, वृक्षों का कमी हो रही है, जिससे कि हमारी जो एयर क्वालिटी है या फिर वर्षा का कम होना है, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी का बढ़ना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जंगलों को रक्षा करने के लिए हमने एक दूसरा उपाय सोचा कि हम क्या करेंगे, एलपीजी गैस का प्रयोग करेंगे, तो जिससे कि हमारे पर्यावरण को थोड़ा सा फायदा देखने को मिलेगा और आने वाले समय के लिए जो जंगल हैं, जो पेड़ हैं, वो संरक्षित रह पाएंगे। ये एक उदाहरण था आप लोगों के लिए। और अब तो हम बात कर रहे हैं एलपीजी के बाद, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल की, और फिर आने वाले समय में हमारा जो लक्ष्य है वो है सौर ऊर्जा से संचालित जितने भी उपकरण हैं वो सौर ऊर्जा से हम लोग संचालित करें। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आने वाली भावी पीढ़ियों को अपने प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। तो यही होता है सतत विकास। दोस्तों ये बात पूरी दुनिया को तब पता चली जब दौर चल रहा था 2015 का। 2015 में ये बात वैसे तो ये बात तो पता थी ही दुनिया को, लेकिन इसके लिए जो कदम उठाया गया वो 2015 में उठाया गया। 2015 में पूरी दुनिया एक साथ आई, एक सामने में। और आप लोगों को पता है जब भी पूरी दुनिया की हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात सबसे पहले आती है, क्योंकि वही एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे विश्व को जोड़े हुई है। तो हम लोग बात करते हैं वर्ष 2015 में यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र,
यहाँ पर 193 देश लोगों 193 देशों ने भाग लिया और इन देशों ने एक लक्ष्य तैयार किया। इन देशों ने 2030 तक का, कब तक का, 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किए। और कौन से लक्ष्य थे वो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के लक्ष्य। मैंने आप लोगों को बता दिया सतत विकास क्या होता है। तो इसको हम, ये लक्ष्य इन लोगों ने यहाँ पर SDG, इनको हम लोगों ने क्या कहा? 2030 तक का लक्ष्य कहा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा। अब इन देशों ने कुल कितने लक्ष्य रखे, ये बात भी है कि इन लोगों ने किस किस पर लक्ष्य रखे। तो इन लोगों ने कुल कितने लक्ष्य रखे दोस्तों? 17 लक्ष्य। अब ये सस्टेनेबल गोल कहलाते हैं। ये जो 17 पॉइंट है, 17 जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। आप लोगों से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मेंस का टॉपिक भी बन जाता है। जब आप लोगों को सतत विकास के बारे में लिखना होता है तो फिर वहाँ पर हम लोग इन टॉपिक को लिख सकते हैं। जैसे कि पहला सतत विकास का जो लक्ष्य है, सीरियल वाइज में ही आप लोगों को याद करना है। मैं यहाँ पर 17 के 17 डिस्कस नहीं करूँगा, 4 से 5 जो गोल हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे हम बात करेंगे दोस्तों गरीबी का अंत, पहला है गरीबी का अंत, यानी कि नो पुअर्टी। तो पूरे विश्व ने एक पहला लक्ष्य अपना रखा कि हम लोग क्या करेंगे? गरीबी का अंत करेंगे अपने अपने देशों से। दूसरा लक्ष्य इन लोगों ने रखा भूखमरी का अंत, भूखमरी का अंत, ठीक है, नो हंगर। तो नो हंगर का लक्ष्य इन्होंने रखा। तीसरा लक्ष्य इन लोगों ने रखा दोस्तों, आप लोगों को इसी तरीके से ध्यान में रखना है कि पहला लक्ष्य क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का? तो गरीबी का अंत। दूसरा लक्ष्य क्या है? भूखमरी का अंत। इनको आप लोग अव्यवस्थित क्रम में याद मत करना, जिस क्रम में मैंने आप लोगों को लिखा रखे इसी क्रम में याद करने की कोशिश करना। तीसरा लक्ष्य आप लोग लिखेंगे स्वास्थ्य सुरक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य सुरक्षा। ये तीसरा लक्ष्य पूरे विश्व ने रखा। और चौथा लक्ष्य रखा दोस्तों गुणवत्ता युक्त शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता युक्त शिक्षा। और पांचवा लक्ष्य रखा, पांचवा लक्ष्य लैंगिक समानता। पांचवा लक्ष्य रखा लैंगिक समानता। और छठा लक्ष्य रखा दोस्तों यहां पर स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, ठीक है ना। तो 6 लक्ष्य हम लोग देख लेते हैं क्योंकि शुरुआत के लक्ष्य आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी 17 लक्ष्य हैं उनको भी आप लोगों को गूगल पे सर्च करके देख लेना है, आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा आप लोगों को जो ध्यान में रखने हैं वो शुरुआत के लक्ष्य हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गरीबी का अंत करना, गरीबी का अंत किस प्रकार से होगा? इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था जब देश की प्रधानमंत्री वो बनी थी। तो यहाँ पर भूखमरी का अंत, जो हमारा भूख से जैसे कि हम अभी बात करते हैं वर्तमान में, हम लोगों ने परसों एक क्लास की थी जिसमें उत्तराखंड का बजट भी देखा था और हम लोगों ने देखा था कि उत्तराखंड सरकार किस प्रकार से भूखमरी का अंत करने के लिए, पोषण युक्त भोजन देने के लिए आंगनबाड़ी की सहायता से विभिन्न प्रकार के पोषण युक्त खाद्यान्न हमको प्रोवाइड करा रही है। जैसे हम महिलाओं की बात करेंगे, गर्भवती महिलाओं को तो दाल दिया जा रहा है और दूध, अंडा, इस तरीके से यहाँ पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये क्या है? एक प्रकार की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए सरकारों के द्वारा उठाए गए कदम हैं दोस्तों। इसी प्रकार स्वास्थ्य सुरक्षा की अगर हम बात करेंगे तो मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक का जो हेल्थ फैसिलिटी है वो दी जा रही है। तो ये सभी क्या है? एक तरीके से सस्टेनेबल गोल को पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा या फिर उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गई कुछ योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे गुणवत्ता युक्त शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, आप लोग देखते हैं नई शिक्षा नीति जो कि उत्तराखंड ने प्राथमिक लेवल पर अपनी पहला राज्य बन चुका है प्राथमिक लेवल पर जारी करने वाला। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि गुणवत्ता युक्त एजुकेशन की बात की गई है, जो भी हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं जब।
लैंगिक समानता दोस्तों, महिला और पुरुष एक प्राचीन समय से ही असमानता के रूप में देखा गया है, लेकिन अभी वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ ये योजनाएं हैं जैसे कि, और जेंडर बजट में भी महिलाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये लैंगिक समानता के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं। और जैसे हम स्वच्छ जल की बात करेंगे तो भारत सरकार के द्वारा नदी जोड़ो परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं और गंगा स्वच्छता अभियान है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संचालित की जा रही हैं। तो आप लोगों को इन बातों को ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो गोल हैं 17 गोल, ये तो यूनाइटेड नेशन यानी कि 2015 में पूरे विश्व लेवल पर रखे गए। अब यूनाइटेड नेशन तो पूरे विश्व लेवल का है, तो इन गोल को अब क्या किया जाएगा, हर एक देश को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर 193 देशों ने अपने अपने देशों में इनको क्या किया, इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अब जब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो ये इंडिया में भी आएगा, पाकिस्तान में भी जाएगा और इंग्लैंड में भी जाएगा, रूस में भी जाएगा, जापान में भी जाएगा, यानी कि हर देश इस पर काम करेंगे। तो भारत भी इस पर काम करेगा। भारत ने इस काम को पूरा करने के लिए ये जो 17 लक्ष्य हैं इनको पूरा करने के लिए किसको जिम्मेदारी दे दी, ये भारत ने दे दी नीति आयोग को। नीति आयोग, अरे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, ठीक है। आप लोग इस बात को कमेंट करेंगे। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई ये भी आप लोग कमेंट करेंगे। और नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से 1 नंबर का पूछा जाता है नीति आयोग से। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये 17 गोल को पूरा करने के लिए नीति आयोग को क्या कर दी, जिम्मेदारी दे दी। और नी आयोग भारत पर नीति आयोग के द्वारा SDG रैंकिंग जारी की जाती है, ये आप लोगों को पता होगी SDG रैंकिंग। और इसी SDG रैंकिंग की हम बात करते हैं जो कि अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अब भारत एक पूरा अगर हम राष्ट्र की बात करेंगे तो भारत केंद्र से ये सारी योजनाएं किस प्रकार से संचालित की जाती हैं, राज्यों के माध्यम से। तो 28 राज्य हैं भारत में, तो 28 राज्यों को ये जिम्मेदारी दे दी गई। ये 17 गोल को पूरा करने के लिए 28 राज्यों को जिम्मेदारी दे दी गई और जिसमें से एक हमारा उत्तराखंड भी है, ठीक है। हर एक राज्य में इन गोल को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी दी गई और उत्तराखंड भी इनमें से एक है। अब उत्तराखंड में ये जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा, उत्तराखंड सरकार में कोई ऐसी बॉडी तो होगी ना जो ये गोल को पूरा करने के लिए जिसकी निगरानी में ये काम किया जाएगा। जैसे भारत सरकार के अंतर्गत ये नीति आयोग के तहत ये काम किया जाएगा, उसी प्रकार उत्तराखंड में ये नियोजन आयोग के द्वारा काम पूरा किया जाएगा, नियोजन आयोग, ठीक है। तो ये है नियोजन आयोग के द्वारा उत्तराखंड में ये कार्य किया जाएगा, ठीक है। नियोजन आयोग या फिर नियोजन विभाग के द्वारा, इसको हम बोलेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो उत्तराखंड में ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, ये जो 17 लक्ष्य हैं ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। और नियोजन विभाग के द्वारा एक बॉडी की स्थापना की जाती है जिसको हम बोलते हैं CPGG। नियोजन विभाग के अंतर्गत CPP का गठन किया जाता है। और ये कब किया जाता है दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि पता है कि 2015 में ये गोल रखे गए, तो 2015 के बाद 2017 में CPGG की स्थापना उत्तराखंड में की जाती है। और इसका फुल फॉर्म आप लोगों से अगर पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। आप लोग इसको लिख सकते हैं सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, इसकी फुल फॉर्म है। जो क्या करेगा, यहाँ पर जो ये 17 लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के,
उनको क्या करेगा, ये पूर्ति करेगा और इनके लिए काम करेगा, और ये एक सलाहकार बॉडी के रूप में काम करेगा। ये क्या करेगा दोस्तों, स्वायत्त थिंक टैंक के रूप में काम करेगा उत्तराखंड के। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का थिंक टैंक कौन है, तो आप बोलेंगे CPGG। जैसे कि भारत में अगर हम बात करेंगे नीति आयोग की, तो नीति आयोग क्या है, एक प्रकार का थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब होता है दोस्तों सलाहकार बॉडी या फिर संस्था। तो नीति आयोग क्या है, एक प्रकार की सलाहकार संस्था है जो कि भारत सरकार को सलाह करती है विभिन्न राय मशवरों पर। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी एक थिंक टैंक के सलाहकार संस्था के रूप में ये CPGG काम करती है, जो कि उत्तराखंड सरकार को हेल्प करती है, सहायता करती है। तो यहाँ पर ये जो CPGG है, इसने इन 17 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड में एक विजन तैयार किया, विजन 2030 जिसको कहा गया, यानी कि 2030 तक के लिए CPGG के द्वारा उत्तराखंड में विजन 2030 यहाँ पर लॉन्च किया गया। और इसमें क्या बात की गई, हम लोगों ने 15 गोल, यानी कि ये जो 17 लक्ष्य हैं, इन 17 लक्ष्यों में से 15 लक्ष्य उत्तराखंड ने पूर्ति करने के लिए बात कही, और जो 2 लक्ष्य हैं उसको भारत सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। तो ये 2 लक्ष्य कौन थे जिसको उत्तराखंड सरकार ने अभी तक फॉलो नहीं किया था, तो उसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहले आप लोग इतना लिख लें, फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको रब करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो 2 लक्ष्य थे, एक तो लक्ष्य संख्या 14 था, लक्ष्य संख्या 14, और एक लक्ष्य संख्या 17 था जिसको उत्तराखंड ने शामिल नहीं किया। 14 में क्या बात करता है, जल में जीवन, और लक्ष्य संख्या 17 क्या करता है, लक्ष्यों की भागीदारी। अब यहां पर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, फिर से समझा देता हूं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 लक्ष्य तैयार किए गए, और ये 17 लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा संचालित किए गए, यानी कि इनको टारगेट रखा गया, और ये 17 में से 15 लक्ष्य उत्तराखंड सरकार के द्वारा मान्य किए गए और इन पर काम किया गया। लेकिन 2 लक्ष्य ऐसे थे जिसको उत्तराखंड ने फॉलो नहीं किया, यानी कि ये 2 लक्ष्यों को भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन लक्ष्यों में लक्ष्य संख्या 14 जल में जीवन और लक्ष्य संख्या 17 लक्ष्यों की भागीदारी है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि ये जो 15 लक्ष्य हैं, ये जो 15 लक्ष्य हैं, इसको उत्तराखंड ने 4 समूह में विभाजित कर दिया। काम आसान करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, ये जो 15 लक्ष्य हैं इनको भी 4 भागों में अलग अलग बांट दिया। तो ये बात आप लोगों को भी ध्यान में रखनी है। और वो 4 के 4 लक्ष्य क्या हैं, अब 4 समूह कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले सतत आजीविका, दूसरा है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, और तीसरा है दोस्तों पर्यावरणीय स्थिरता, और पर्यावरणीय स्थिरता के बाद सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, ये 15 लक्ष्यों को 4 समूह में विभाजित कर दिया, और 4 समूह में कौन कौन से हैं, सतत आजीविका, मानव विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक विकास। आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा सतत विकास लक्ष्य में 4 समूहों में कौन सा शामिल नहीं है, तो 4 ऑप्शन आप लोगों को इनमें से दे दिया जाएगा, एक कोई अन्य दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को इन चारों को याद करना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, देखो अब लक्ष्य तो तैयार हो गए, अब सरकारें काम भी करने लगी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। अब जब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करने लग गई, तो हम लोग चेक भी तो करेंगे कि कौन सा सरकार कितना काम कर रही है, पता भी तो चले
कि किस सरकार की परफॉर्मेंस कितनी हो रही है। तो इसलिए दोस्तों ये नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2020-21 में नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, एक रैंकिंग जारी की जाती है जिसको हम बोलते हैं SDG इंडिया इंडेक्स। ये 2020-21 और ये कौन सा संस्करण था इसका, ये तीसरा संस्करण था, ठीक है ना। तीसरी बार नीति आयोग के द्वारा ये लक्ष्य है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने क्या की, एक रैंकिंग जारी की जिसको हम बोलते हैं SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21। यहां से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसको एक एक करके। अब इसमें देखो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि समग्र रैंकिंग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। समग्र रैंकिंग यानी कि ओवरऑल रैंकिंग में किस प्रकार से प्रदर्शन रहा है। तो पहला रैंक आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे केरल का। पहला राज्य कौन है, केरल है, जो कि SDG रैंकिंग में सबसे फर्स्ट पर है। दोस्तों अगर हम सेकंड की बात करेंगे, सेकंड की, तो यहां पर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश और दूसरा आ जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करेंगे, आप लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखना, अभी आंध्र प्रदेश है एक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और अपना प्यारा उत्तराखंड। तो यहां पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार से। देखो SDG रैंकिंग में उत्तराखंड का रैंक क्या था, यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि पहली रैंकिंग केरल की है, दूसरी रैंकिंग हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की है, क्योंकि यहां पर स्कोर तय किए जाते हैं। जैसे कि 100 है, टोटल पूर्णांक 100, जैसे कि 100 नंबर है। आप लोग भी देखते होंगे कि 100 नंबर का पेपर है तो किसी के 70 हैं तो 70 वाले बहुत होते हैं, है ना। अगर हम बात करेंगे 85 तो 85 वाले भी बहुत होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर 100 में से रैंकिंग जारी की गई और इनको स्कोर दिया गया। स्कोर, तो स्कोर में दोस्तों केरल पहला आया, हिमाचल और तमिलनाडु को बराबर अंक मिले, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड को बराबर अंक मिले। और अगर आप लोगों से पूछा जाएगा उत्तराखंड का स्कोर कितना था, तो ये 100 में से 72 नंबर लाया, यानी कि ये सिलेक्शन लिस्ट में आ गया है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कट ऑफ जो है इसी के आसपास घूमती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर उत्तराखंड की रैंक ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ऑप्शन अगर आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आप लोग 3 को टिक करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बिनसर ईयर बुक की अगर बात बताऊं, तो बिनसर ईयर बुक में इसको 4 रैंकिंग दिया है, जो कि मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जो रैंकिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये रैंकिंग मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी देखी है और डाउनलोड करके मैंने चेक किया। तो उत्तराखंड की रैंकिंग 4 नंबर तो किसी भी रूप में यहाँ पर मेरे को नहीं दिखा, लेकिन बिनसर ईयर ने यहाँ पर 4 रैंकिंग इसको पता नहीं किस हिसाब से दे रखा है। तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अलावा उत्तराखंड की रैंकिंग अगर 3 ऑप्शन में ना हो, तो अगर उत्तराखंड की रैंकिंग 3 ऑप्शन में ना हो, तब ऑप्शन में अगर इस तरीके से हो 5, 6, 7, 8, अब आप लोग क्या टिक करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहली रैंक केरल, दूसरा हिमाचल, तीसरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड की रैंक हमको क्या देखने को मिली यहाँ पर 7वीं रैंक। तो ऑप्शन में अगर तीसरी होगी तो 3 आप लोग टिक करेंगे, अगर 7वां होगा तो 7 आप टिक करेंगे, अगर दोनों होगा तो आप लोग 3 को टिक करेंगे। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। उत्तराखंड की रैंकिंग नीति आयोग की SDG इंडेक्स में कौन सी है, तीसरी, या फिर अगर ऑप्शन में देखने को 7 मिलेगा तो 7 भी आप लोग टिक करेंगे जब 3 ऑप्शन में नहीं होगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, शीर्ष तेजी से बढ़ने वाले
राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का स्थान। क्या पूछ रहा है? शीर्ष तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो उत्तराखंड का स्थान इसमें भी कौन सा है दोस्तों? तीसरा ही है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेंगे जिला कौन सा है उत्तराखंड में। अगर हम बात करेंगे जिले में, जिले वाइज अगर हम बात करेंगे तो पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 जिलों की अगर हम बात करेंगे तो पहले पर आ गया अपना नैनीताल, और दूसरे पर आ गया देहरादून, और तीसरे पर आ गया दोस्तों चंपावत। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर से भी ध्यान में रखनी है। और अब हम एक एक करके देख लेते हैं थोड़ी और रैंकिंग। जैसे भी अभी हम लोगों ने बात की 17 गोल हैं जो कि एसडीजी में हैं। कितने गोल हैं दोस्तों? 17 गोल। अब ये 17 गोल में से एक एक करके हम देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में उत्तराखंड की रैंकिंग कौन सी है। जैसे अगर हम बात करेंगे कानून व्यवस्था में, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था के साथ साथ आप लोग लिखेंगे किफायती ऊर्जा, किफायती ऊर्जा। इन दोनों में उत्तराखंड की रैंक कौन सी है? पहला है, यानी कि फर्स्ट। यहां पर मैं लिख देता हूं उत्तराखंड की रैंक। उत्तराखंड की रैंक कौन सी है? कानून व्यवस्था और किफायती ऊर्जा में पहली रैंक उत्तराखंड को मिल रखी है, यानी कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था और किफायती ऊर्जा यहाँ पर के सबसे सर्वश्रेष्ठ है पूरे भारत पे। इसके अलावा दूसरी चीज आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है? गुणवत्ता युक्त शिक्षा। गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा की बात की जा रही है, इसमें उत्तराखंड की रैंक कौन सी है दोस्तों? तो शिक्षा में दोस्तों उत्तराखंड की रैंक चौथी है। तीसरी चीज उपभोग एवं उत्पाद, इसमें उत्तराखंड की रैंक कौन सी है? छठी है, यानी कि 6th। उत्पादन, चौथे में आप लोग लिखेंगे दोस्तों कुपोषण मुक्त, कुपोषण मुक्त और बेहतर स्वास्थ्य। इनमें उत्तराखंड की रैंक कौन सी है? और इसी के साथ आर्थिक विकास भी आप लोग लिखेंगे, आर्थिक विकास। इन सभी में उत्तराखंड की रैंक कौन सी है? तो यहां पर आप लोग लिखेंगे 7वीं रैंक है। पूरे भारत में उत्तराखंड की रैंक कुपोषण मुक्त, बेहतर स्वास्थ्य देने में और आर्थिक डेवलपमेंट में 7वीं रैंक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आई एम सॉरी, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 8वीं रैंक। ठीक है, 8वीं रैंक लिखेंगे, ना कि 7वीं रैंक। 8th रैंक है यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे दोस्तों शून्य गरीबी, शून्य गरीबी यानी कि 0 पॉवर्टी, इसमें उत्तराखंड की रैंक कौन सी है? 7वीं रैंक है। इसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में उत्तराखंड की रैंक क्या है? तो यहां पर उत्तराखंड की रैंक है 9वीं। कौन सी है? 9वीं रैंक है। और इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है 7वें में स्वच्छ जल और स्वच्छता में, स्वच्छ जल और स्वच्छता में उत्तराखंड की रैंक जो है वो 11th है, 11वीं रैंक है। अब अंतिम आप लोग लिखेंगे दोस्तों लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। और इसके साथ साथ वन और पर्यावरण, वन और पर्यावरण, इसमें उत्तराखंड की रैंक 13वीं रैंक है। इतने क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये रैंकिंग समझ में आ गई होगी। जैसे अभी हम लोगों ने बात की 17 रैंक पूरे विश्व में ये तय किए गए थे। उसके बाद विश्व के बाद इन लक्ष्यों को देशों को दिया गया, देश इस पर काम करने लगे। देशों के बाद हम बात करेंगे राज्य,
क्योंकि धरातल पर काम करने वाला कौन है, अंतिम जो बिंदु है वो राज्य है। अगर हम पूरे देश की बात करेंगे तो राज्य में भी ये रैंकिंग, ये जो लक्ष्य हैं इन पर काम किया गया और इनकी परफॉर्मेंस को चेक किया गया। और जब परफॉर्मेंस की रिजल्ट की बात आई तो ये रिजल्ट है कि हमारे जो उत्तराखंड है वो एसडीजी रैंकिंग में किस प्रकार से काम कर रहा है और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कानून व्यवस्था, किफ़ायती ऊर्जा पहला स्थान, ये इम्पोर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन भी इम्पोर्टेंट है और कुपोषण मुक्त भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो आप लोग स्किप कर सकते हैं, सभी आप लोगों से कभी ना कभी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास को पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की और यहाँ से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और ये क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।